नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइलेंस प्लीज़। ये चल रहा है आपके पोल साइंस का बुक जिसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर का 4 कार्यपालिका, जो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कार्यपालिका। सबसे पहले हम कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें कार्यपालिका की ही बात हो रही है। कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी आते हैं पद वाले व्यक्ति, उनकी बात करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या चाहे मंत्रिपरिषद हो, और किस प्रकार से हमारे देश में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है शासन करने की, उसके बारे में भी हम जानेंगे। कार्यपालिका सबसे पहले क्या होता है? कार्यपालिका कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है, नीतियाँ बनाती है, उनको लागू करती है। कार्यपालिका व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन करके प्रतिदिन लागू करती है, उसे ही कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो होता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, और दूसरा होता है एक व्यक्तित्व के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। जहाँ पर पूरा समूह मिलकर कानून बनाता है, उसे लागू करता है, वहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक होता है, अर्थात समूह दो से ज़्यादा लोगों का होता है, ठीक है। तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों ही शासन करते हैं, ठीक है। दोनों ही कार्यपालिका विधायिका के जवाबदेही होते हैं। लेकिन जहाँ पर एक व्यक्ति के नेतृत्व की बात आती है तो वहाँ पर या प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा। जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री मुख्य है, ठीक है, और अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति को भारत में शक्तियाँ तो हैं लेकिन नाम मात्र की है, जैसे हमारे दादा लोग होते ना, बस वैसे ही उनको रखा गया है। तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आती है, और जहाँ पर एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली होती है वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति हो या राजा औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के पास होती है। जैसे भारत और ब्रिटेन, राष्ट्रपति राजा सिर्फ नाम मात्र का होता है। यदि कोई भी ऐसा कानून आता है जिसमें उनकी सहमति चाहिए होती है, अगर वो दे तो भी ठीक है, अगर वो सहमति ना दे तो ये बिल पारित हो जाता है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है कार्यपालिका, जैसे बता दिया आपको, दो प्रकार की होती है। लेकिन हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में तीन तरीके से बटे हुए हैं। एक होता है अध्यक्षात्मक, दूसरा होता है अर्ध अध्यक्षात्मक, और तीसरा होता है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था भारत में है, ब्रिटेन में है। अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, फ्रांस हो गया, और अध्यक्षात्मक प्रणाली हो गई अमेरिका में, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नामात्र का होता है, राजा भी नामात्र का शासन करता है। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल के पास होती है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, ठीक है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती है। कभी कभी दोनों एक दल के या विरोधी दल के भी हो सकते हैं, मतलब आपसी में मतभेद भी कर सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं, जिनमें विरोध हो सकता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राजा और सरकार दोनों का प्रधान होता है, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है। ये तीन प्रकार से देश में बटे हुए हैं। पहला होता है संसदीय व्यवस्था, दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और तीसरा है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। भारत को 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था, ठीक है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया क्योंकि कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रण भी हो सकेगी, इसलिए राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर उसे स्वीकार किया गया। भारत में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है तथा औपचारिक रूप से प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित विधायिका और संसद के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली 5 साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, कानून व आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है, जैसे कि वीटो शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब कि इसमें बताया है कि हमारे भारत में
प्रधानमंत्री मुख्य तौर पे चुना जाता है। 5 साल में, हर 5 साल में वोट होते हैं, 5 साल बाद वापस चुनाव होते हैं, वापस प्रधानमंत्री को चेंज कर सकते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है उसको आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है, एक वीटो पावर प्राप्त है, और भी कुछ विशेष अधिकार उनको दिए गए हैं जिनके माध्यम से उनकी उपस्थिति का भी अभाव महसूस होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यदि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो वो लोकसभा का नेता नहीं बन सकता है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अल्पमत होने पर अपना पद छोड़ना पड़ता है। 1989 से अनेक अवसर आए जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब गठबंधन की सरकार बनी। इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। राज्यों में भी इसी प्रकार की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था के सिद्धांत लागू होते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता बनने के लिए उसे पूरी बहुमत की ज़रूरत होती है। यदि प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो उसको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप लोकसभा में कार्य करो। यदि आपको पूर्ण बहुमत मिल जाती है तो आप नेता बन सकते हो। और कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है, नियुक्त करता है। ठीक है, सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है। ये अधिकार प्रांतीय स्तर पर शीर्ष नौकरशाही की रीढ़ होती है। नौकरशाही वे माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। सरकार के लिए मतलब कि हमारे सरकार का जो अंग होता है वो 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, हम इसमें कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यपालिका में जैसे मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था कि 3 प्रकार से इस पूरे वर्ल्ड में बटी हुई है शासन व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था जो भारत में है, अर्धअध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। ये चैप्टर वैसे आपको बहुत लेंथी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, क्योंकि सब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सत्यों को ही पढ़ोगे, किस प्रकार से राष्ट्रपति को पावर दी गई है उसके बारे में ही पढ़ोगे, और भी आगे चीज़ें पता चलती जाएगी, आप पढ़ते जाओगे तो। कार्यपालिका का अर्थ सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करती है। हमारे देश में हर दिन एक न एक नियम लागू होता रहता है, एक न एक नियम कटता रहता है कि ना ये नियम लागू हो गया, इसका लाभ उठा लो, ये चालू हो गया, इसका लाभ उठा लो, अभी ख़त्म हो गया। ये सब आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने को मिलते होंगे। सरकार का वह अंग जो नियमों कानून को लागू करता है। ठीक है, सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृति नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, पूरा होता है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्र के पास होती है, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति ही मुख्य माना जाता है, और वहाँ पे अमेरिका का चुनाव 4 साल में होता है। ठीक है, भारत का 5 साल में। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। ठीक है, कनाडा की बात करें तो वहाँ पे संसदीय लोकतंत्र पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे राजतंत्र भी पाया जाता है। वहाँ पे महारानी प्रधान होती है राज्य की, और जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रधान माना जाता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का प्रधानमंत्री और सरकार का प्रधानमंत्री होता है।
इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है सरकार का प्रधान बनने के लिए। ये कुछ कुछ देशों के नाम मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पर ये व्यवस्था पाई जाती है। पूछ सकता है कि इटली में कौन सी व्यवस्था पाई गई है, जापान में कौन सी व्यवस्था पाई गई है, रूस में कौन सी व्यवस्था पाई गई है या अपनाई गई है, तो आप बता सकते हो आराम से। आप ये सब संसदीय अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली में इनके उदाहरण के तौर पे लिख लोगे तो वैसे भी याद हो ही जाएगा। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और संचालक सरकार का प्रधान है, चांसलर। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही राष्ट्रपति का पद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत होता है, जिसमें अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया और भी कई देश ये व्यवस्था अपना चुकी है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है। अब बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, जैसा कि शुरू में हमने पढ़ा था। लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है, जैसे कि है फ्रांस हो गया, रूस और श्रीलंका। ऊपर के सारे जो पॉइंट्स है सब इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कर लेना, आराम से पढ़ के समझ आ जाएगा। भारत में संसदीय कार्यपालिका। हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव हो सकता था। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां पर बहुत ज़्यादा ही बल देती, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता था। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा कर भी पर्याप्त अंकुश लगे हो। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिकाएं जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रण भी। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इसमें जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई है। तो पहली बात, संसदीय व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता की भावनाओं को समझती है, जनता की ज़रूरतों को समझती है, इसलिए वहाँ पे कार्यपालिका संसदीय पाई गई है। पहली बात, अध्यक्षात्मक व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति को पूजनीय मान लेते हैं। अगर राष्ट्रपति ने एक बार कह दिया, क्योंकि राष्ट्रपति की उम्र भी तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर उनको मान दिया गया तो वो पूजनीय हो जाएंगे, फिर उनकी कही हुई बातों को मानना ही पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री अपनी सूझबूझ से नए सिरे से अपना जो भी करेंगे। वैसे हमारे देश संसदीय व्यवस्था ही ठीक है, ज़्यादा इतना सोचना नहीं चाहिए, जो मिला सो मिला। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है, तथा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। मतलब कि राष्ट्रपति को शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन वो बिना किसी मर्जी से अपने बेटे से और अपने बेटे के बेटे से पूछे बिना नहीं कुछ कर सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। निर्वाचित संसद और विधायक करते हैं। ये निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एक संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। और संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकता है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति देश में कोई भी ऐसा कार्य करता है जो संविधान के खिलाफ हो, तो उस पर महाभियोग के जरिए उसके पद से पदमुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और स्थिति। एक औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत ही कार्यकारी, विधायी, कानून बनाना, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है, तो शक्तियाँ देकर छीन ली गई हैं। राष्ट्रपति की विशेषाधिकार। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को भी सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद के कार्य
कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, पहला होता है सदनों को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। जैसे कि अगर कोई भी राष्ट्रपति के पास बिल आता है तो वो उसको 14 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए वापस भेज सकता है कि विचार करेंगे, अभी हम साइन नहीं करेंगे। उसके बाद अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता तो वो बिल पारित हो जाता है, क्योंकि वो देश के हित के लिए बनाया गया है। तो पारित तो कर देते हैं, बट फिर भी नहीं करते। वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा राष्ट्रपति का पारित विधेयक को स्वीकृति देने से विलंब हो जाता है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, जिसके जिसके बदौलत वो राष्ट्रपति किसी भी बिल को, किसी विधेयक को स्वीकृति देने से साफ मना कर सकता है। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय ये निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। यदि किसी के पास बहुमत नहीं मिला है, ठीक है, और राष्ट्रपति को लगता है कि ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, तो उसको वो टाइम देता है कि आप ऐसा कुछ प्रूव करो कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, हमारे देश के कल्याण कर सकते हो, तो हम आपको बना सकते हैं। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन ना रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति से सभी कार्य करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति को वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वे कार्यवाही को संभालता है। राष्ट्रपति का काम पूरा उपराष्ट्रपति संभालता है।